कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो क्रिमिनल्स कोरिया से भागकर फिलीपींस चले गए थे, उन्हें दोनों देशों के बीच हुए नेगोशिएशन के बाद फ्लाइट से वापस कोरिया लाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में पुलिस मौजूद होती है, लेकिन तभी एक आदमी एक क्रिमिनल के पास पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने इसे लूट कर बर्बाद कर दिया था। बदले की आग में वह आदमी एयरपोर्ट पर कई बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे क्रिमिनल के साथ कई अन्य लोग भी मारे जाते हैं। इसके बाद कहानी साल 2022 में आगे बढ़ती है, जहां एक बार फिर से कोरिया से भागे हुए कैदियों को फिलीपींस से वापस लाने की तैयारी की जाती है। पिछली बार के धमाकों को देखते हुए इस बार सभी क्रिमिनल्स को कार्गो शिप के जरिए कोरिया लाया जाने लगता है। सुरक्षित कोरिया लाने के लिए एक स्पेशल फोर्स यूनिट भी तैनात की जाती है। इसके बाद हमें सभी क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है। यहाँ स्पेशल फोर्स का हेड सियोक जंगडू से उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे जंगडू को गुस्सा आ जाता है। सियोक उसे कड़ी सजा देता है और चेतावनी देता है कि पुलिस को कमजोर मत समझना। दूसरे कैदी जंगडू को पिटते हुए देखकर शोर मचाने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें भी मारकर शांत करा देती है। इसके बाद सभी कैदियों को कार्गो शिप में बंद कर दिया जाता है, जिससे उन्हें कोरिया लाया जाना था। इसके साथ ही हमें वीटीएसबी नाम की एक यूनिट भी दिखाई जाती है, जो इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रही थी। इस यूनिट का हेड वंग नाम का एक आदमी था, जो शिप पर मौजूद सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर देने वाला था। पूरे प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग नाम दिया गया था। शिप पर सभी कैदियों को 2-2 के ग्रुप में सेल में बंद कर दिया जाता है। इन कैदियों में सबसे खतरनाक जंगडू ही था। हेड सियोक उससे बात करता है, जिससे हमें पता चलता है कि जंगडू को कई मर्डर करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। शिप में इन मुजरिमों के बीच एक ली नाम का आदमी भी होता है, जो खामोशी से एक कोने में बैठा रहता है। हालांकि उसने इतने ज्यादा क्राइम किए होते हैं कि सरकार ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर रखा था। यहीं पर कुछ फीमेल क्रिमिनल्स भी होती हैं, जिनकी निगरानी का जिम्मा डायो नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिया गया था। सभी कैदियों को उनके सेल्स में बंद करने के बाद सियोक उन्हें शिप के कुछ नियम समझाता है। पायलट को शिप आगे बढ़ाने का सिग्नल देता है और अपने ऑफिसर्स को सतर्क रहने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ वंग और उसके साथी शिप के पूरे सिस्टम पर जल्दी ही कंट्रोल बना लेते हैं। वे पूरे शिप पर नजर रख रहे होते हैं, जिससे कोई भी गड़बड़ी न हो सके। इसके बाद हमें शिप पर मौजूद एक डॉक्टर दिखाया जाता है, जो अपनी साथी से छुपकर कुछ दवाइयों को एक बैग में डालता है और कहीं जाने लगता है। दूसरी ओर सियोक के ऑफिसर्स उसे आराम करने के लिए कहते हैं और खुद सभी कैदियों को खाना देने निकलते हैं। उनके साथ शिप के स्टाफ के कुछ लोग भी होते हैं। इस बीच कैप्टन शिप को आगे बढ़ाकर कोरिया की ओर रवाना कर देता है। डॉक्टर अपने टैबलेट में एक खास रास्ता देखते हुए शिप के बेसमेंट की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान सभी पुलिस ऑफिसर्स कैदियों को खाना खिला रहे होते हैं और तभी शिप का एक स्टाफ मेंबर चोरी छिपे लॉक पर छोटा सा कट लगाकर उन्हें आजाद करने की साजिश। डॉक्टर जब शिप के बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे एक कैदी नजर आता है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसकी हालत काफी खराब लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वंग को एक टॉप सीक्रेट फाइल मिलती है, जिसमें पुराने जापानी कैदियों की तस्वीरें होती हैं। उन्हीं में से एक कैदी का नाम अल्फा होता है। डॉक्टर अब अल्फा की जांच करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर वह खुद भी घबरा जाता है। इसके बाद वह अल्फा को शांत करने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इस तरफ शिप पर मौजूद ऑफिसर्स अब कैदियों से अपना ध्यान हटाकर आपस में बातें करने लगते हैं। जंगडू एक पिन बाहर निकालता है और अपनी हथकड़ी खोलने लगता है। इस तरह उसके साथी स्टाफ मेंबर भी अपने हथियार निकालकर कैदियों को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये सभी लोग शिप के असली स्टाफ नहीं हैं, बल्कि उन्होंने असली स्टाफ को पहले ही मार दिया था। ये सभी कैदियों को छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। इसी दौरान जंगडू भी अपनी हथकड़ी खोल लेता है और स्टाफ मेंबर्स ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। वे शिप के कुछ पायलट्स को भी मार देते हैं और कोरिया से संपर्क करने के सभी रास्ते बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी ऑफिसर मदद न बुला सके। इस वजह से टीवीएस जो शिप पर नजर रख रही थी, उसकी भी शिप की लोकेशन पर नजर हट जाती है और उन्हें वहां से कोई सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। यह देखकर वंग को समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। डान के फोन में भी सिग्नल आने बंद हो जाते हैं और इसके बारे में पता लगाने के लिए डायन बाहर आती है। इधर जंगडू का साथी भी अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक ऑफिसर वहां आ जाता है। जंगडू तुरंत उस पर हमला कर देता है और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। जंगडू और उसका साथी मिलकर उस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह मार देते हैं और गुस्से में जंगडू उसका पूरा कान काट लेता है। इसी बीच एक ऑफिसर बीटीएस ग्रुप को अपने ऊपर हो रहे अटैक की खबर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता और स्टाफ मेंबर्स उसे भी मार देते हैं। सभी स्टाफ मेंबर्स अब जंगडू से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि यह पूरा प्लान जंगडू ने ही बनाया था। वहीं वंग सभी सोल्जर्स को जल्द से जल्द शिप की लोकेशन ढूंढने का आदेश देता है। शिप पर जंगडू अपना गुस्सा निकालने के लिए
एक ऑफिसर को बहुत बेरहमी से मारता है और फिर उसके ऊपर पेशाब कर देता है। यहीं डायन भी बाहर आकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे डॉक्टर दिखाई देता है जो बेसमेंट से आ रहा था। यह देखकर डायन तुरंत डॉक्टर पर गन पॉइंट कर लेती है और उससे पूछती है कि वह नीचे क्या करने गया था। तभी सियो वू वहां आ जाता है और डायन को ऐसा करने से रोकता है। डायन उसे शिप के सिग्नल्स जाम होने के बारे में बताती है और तभी उन्हें शिप के ऊपर एक आदमी दिखाई देता है जो वहां कुछ कर रहा होता है। यह देखकर वे सभी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं शिप के अंदर एक एक करके सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। इसी बीच एक कैदी आजाद होते ही कहने लगता है कि वह ऑफिसर डायन कितनी हॉट थी। वह डायन के बारे में और भी भद्दी बातें कहने लगता है। यह सुनकर जंगडू गुस्से में उसे सबके सामने गोली मार देता है और कहता है डायन सिर्फ मेरी है। जंगडू की यह हरकत देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। तभी जंगडू ली को देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि वह उसे पहले से जानता था। जंगडू ली से कहता है तुम तो 10 सालों में जरा भी नहीं बदले, अब भी वैसे के वैसे ही हो। ली जंगडू से कहता है कि सभी को कोरिया चलना चाहिए, लेकिन जंगडू कोरिया जाने से साफ इनकार कर देता है। उसके डर की वजह से कोई और भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। इस तरफ सुयोग बू और डायन कुछ ऑफिसर्स के साथ शिप के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं जहां वही स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। वे लोग सुयोग और बाकी सभी पर फायरिंग करने लगते हैं। उधर जंगडू ली से इंजन रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन ली को एक पुलिस ऑफिसर का मरा हुआ शरीर देखकर बुरा लगता है। उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है जिसे किसी ने इसी तरह मार दिया था। इसी बीच डायन होशियारी दिखाकर एक स्टाफ मेंबर को मार देती है, लेकिन तभी दूसरा मेंबर एक पायलट पर गन पॉइंट कर लेता है और बाकी सभी को हथियार फेंकने के लिए कहता है, मगर तभी डायन पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे पीटने लगती है। इसी दौरान सुयोग उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। यहाँ डायन अब पायलट से कोरिया से संपर्क करने का कोई तरीका पूछती है। इस पर पायलट उन्हें इंजन रूम में रखे सैटेलाइट फोन के बारे में बताता है जिससे कोरिया से कांटेक्ट किया जा सकता है। उधर कुछ कैदी सभी मरे हुए ऑफिसर्स की बॉडी को फ्रीजर में रख देते हैं, लेकिन वहाँ से खून बहकर नीचे जाने लगता है और पाइप से टपकते हुए वह अल्फा के ऊपर गिरता है जिससे अल्फा को होश आ जाता है। इसी दौरान जंगडू अपने साथियों के साथ इंजन रूम में पहुंचता है और वहां काम कर रहे सभी वर्कर्स को मारने लगता है। वह सैटेलाइट फोन के बारे में पूछता है और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसे भी नष्ट कर देता है ताकि कोई भी ऑफिसर कोरिया से संपर्क न कर सके। इस तरफ सियो वू को पता चलता है कि सारे कैदी भाग चुके हैं और कई ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं जिनकी बॉडी भी गायब थी। उसे समझ नहीं आता कि वह यह खबर कोरिया तक कैसे पहुंचाए। इस पर डायन उसे इंजन रूम में रखे सैटेलाइट फोन के बारे में बताती है। वहीं जंगडू शिप के एक इंजीनियर को मारने लगता है, लेकिन इस बार ली उसे रोक लेता है। तभी पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं, मगर इंजीनियर उन्हें इंजन रूम में गोली चलाने से मना करता है क्योंकि वहां कई पाइपलाइन थी। अगर गोली गलत जगह पर लग गई तो वहां ब्लास्ट हो सकता था और शिप बंद हो सकती थी। इसके बाद सभी कैदी और पुलिस ऑफिसर्स आपस में लड़ने लगते हैं, मगर ली इस लड़ाई में शामिल नहीं होता। यहीं लड़ाई के बीच अचानक अल्फा आ जाता है। वह इतनी ताकतवर था कि एक ही किक में एक आदमी को खत्म कर देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अल्फा की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन वह इंसानों की बॉडी से निकलने वाली हीट को महसूस कर उनकी मौजूदगी का पता लगा सकता था। इसी तरह वह पुलिस हो या कैदी सभी को मारने लगता है। यह देखकर जंगडू भी वहाँ से भागने लगता है और अल्फा पर फायर करता है। अल्फा काफी तेज था और वह जंगडू के हमलों से बच जाता है। फिर वह जंगडू पर हमला करके उसका एक हाथ तोड़ देता है, मगर तभी जंगडू हंसने लगता है, लेकिन अल्फा उसके सिर पर हैमर से वार करता है और उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपने साथियों को मरा हुआ देखकर सियो वू को बहुत बुरा लगता है। इंजन खराब होने की वजह से शिप भी रुक जाती है। अब अल्फा सियो वू के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। तभी ली अल्फा पर हमला करके सियो वू को छुड़ाता है। ये सभी लोग सेकेंड डोर से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अल्फा फिर से सियो वू पर हमला करने की कोशिश करता है। ली एक बार फिर उसे रोक लेता है, लेकिन अब अल्फा ली को पकड़ लेता है। उसी वक्त डायन अल्फा को शूट करके ली को छुड़ा लेती है और सभी लोग वहां से निकलकर डोर बंद करने लगते हैं। अल्फा उनके पीछे आने की कोशिश करता है, मगर ली उसे जोरदार किक मारकर बाहर फेंक देता है और सभी लोग बच जाते हैं। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी सियो वू, डायन और ली को बताता है कि अल्फा ने जो जैम सूट पहना है वह इस जमाने का नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे वह काफी सालों पुराना हो। दूसरी तरफ वंग भी सैटेलाइट की मदद से शिप को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि शिप के सभी कैदी आजाद हो चुके हैं और शिप भी काफी देर से एक ही जगह पर रुकी हुई है। यह देखकर वंग को काफी गुस्सा आता है। तभी वंग के पास उसके चीफ पिलसंग की कॉल आती है। पिलसंग की बॉडी पर भी वैसा ही निशान था जैसा कि अल्फा की छाती पर था। वंग पिलसंग से कहता है, मैंने तुम्हें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ।
मैं तुम्हारे कहने पर शिप पर जाकर अल्फा को नहीं लाऊंगा। लेकिन पिलसंग किसी भी हालत में अल्फा को उसके पास लाने का आदेश देता है। वंग को और भी गुस्सा आ जाता है। इनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि वंग अल्फा को सीक्रेट तरीके से कोरिया ला रहा था और इसके बारे में वंग के अलावा किसी भी ऑफिसर को जानकारी नहीं थी। अब वंग गुस्से में एक खंबे पर जोरदार पंच मारता है जिससे उसमें छेद हो जाता है। इससे पता चलता है कि वंग भी एक सुपर ह्यूमन है। इधर पायलट्स लाइफ बोट लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अल्फा वहां पहुंच जाता है और उन सभी को बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद डॉक्टर और उसकी साथी को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। साथी खिड़की से झांककर देखने लगती है, तभी अल्फा उसे पकड़ लेता है और वहीं खत्म कर देता है। यह देखकर डॉक्टर डर जाता है और भागने लगता है। भागते हुए उसे सियो वू और बाकी सभी मिल जाते हैं। अब डायन के पूछने पर डॉक्टर सब कुछ बताता है। वह कहता है कि अल्फा शिप के बेसमेंट में था जहाँ उसने उसे बेहोशी की दवाई दी थी। साथ ही डॉक्टर बताता है कि अल्फा एक चलती फिरती लाश है जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। सियोवू डॉक्टर से अल्फा के बारे में और जानकारी मांगता है। इस पर डॉक्टर बताता है कि ऑन जेनेटिक नाम की कंपनी ने उसे हर 6 घंटे में बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था और इसके बदले में उसे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। इसी लालच में उसने यह काम करने के लिए हाँ कह दिया था। यह सुनकर वहाँ मौजूद बूढ़ा आदमी सियोवू और बाकी सभी को बताता है कि ऑन जेनेटिक वही कंपनी है जो ऐसी दवाई बना रही थी जिससे इंसान 10 साल जवान हो सके। अब इन सभी लोगों को अल्फा से लड़ाई करने के बाद चोट भी लग गई थी, इसलिए वे फर्स्ट एड किट के बारे में पूछते हैं। इस पर डॉक्टर बताता है कि वह फर्स्ट एड किट को बेसमेंट में ही छोड़ आया था। साथ ही अब यहाँ पर सारी की सारी लाइफ बोट्स भी टूट चुकी थीं। यह सुनकर शयोक बू को ली और डॉक्टर के साथ बेसमेंट में जाने के लिए कहता है और खुद अकेला लाइफ बोट्स देखने के लिए चला जाता है। वहीं अब अल्फा और डी क्रिमिनल्स भी पास आने लगते हैं। इन सभी ने अल्फा को पहली बार देखा था और उसे देखकर वे सभी हैरान रह जाते हैं। तभी अल्फा वहां मौजूद एक ऑफिसर को मार देता है, फिर एक कैदी के दोनों पैर काट देता है और एक महिला को सबके सामने कीलों पर टांग देता है। यह देखकर दोनों कैदी डरकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं डॉक्टर डेयोन और उस बूढ़े आदमी को लेकर जहाज के बेसमेंट में आ जाता है जहां पहले अल्फा कैद था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि होश में आते ही अल्फा उस पर नजर रख रहे लोगों को बुरी तरह मारता है। एक आदमी उस पर गन से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा बच जाता है और उसके शरीर से ही उसका एक हाथ उखाड़ देता है। यह सब देखकर ली को बहुत बुरा लगता है। इस तरफ शयोक बू को भी वहाँ कई मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जिनमें उसकी एक महिला ऑफिसर भी थी। यह देखकर शयोक बू को बहुत बुरा लगता है। वहीं डॉक्टर भी उस बूढ़े आदमी का इलाज करने लगता है। तभी डेयोन ली से भी इलाज कराने के लिए कहती है क्योंकि लड़ाई के दौरान ली को भी चोट लग गई थी। साथ ही वहाँ डेयोन को कुछ फाइलें भी मिलती हैं जिनमें अल्फा के बारे में जानकारी लिखी होती है। इससे पता चलता है कि अल्फा का असली नाम किम है और वह 1911 में पैदा हुआ था। यह जानकर सभी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि 1911 में पैदा होने के बाद भी अल्फा आखिर अब तक मरा क्यों नहीं। इसके अलावा उन्हें पता चलता है कि 1943 में किम यानी कि अल्फा को जबरन जापानी सेना में भर्ती कर दिया गया था। इसके बाद फिलीपींस के खिलाफ लड़ाई में उसका एक हाथ कट गया। जापानी सेना ने उसे अपने ह्यूमन वेपन एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसका नाम कीमोनो प्रोजेक्ट था। इसी प्रोजेक्ट के कारण अल्फा एक ह्यूमन वेपन बन गया। अब इन सभी लोगों को अल्फा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसे प्रयोग करके एक सुपर ह्यूमन बना दिया गया है, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि अल्फा इस जहाज पर कैसे आया। वहीं दूसरी तरफ वह महिला अपराधी और उसका साथी अल्फा से बचकर भागते हैं और एक एलिवेटर में घुसकर नीचे जाने लगते हैं, मगर तभी अल्फा एलिवेटर के ऊपर कूद जाता है जिससे वह बीच में ही अटक जाता है। वहीं डॉक्टर को भी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अल्फा को प्रयोगों के दौरान बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ दी जाती थी जिससे वह बेहद खतरनाक बन गया। साथ ही अल्फा के अंदर वुल्फ जैसी शक्ति भी है जिससे उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई है और उसकी ताकत एक आम इंसान से 5 गुना ज्यादा हो गई है। अब अल्फा एलिवेटर के अंदर जोर जोर से लात मारता है जिससे उसमें छेद हो जाता है। यह देखकर दोनों कैदी बुरी तरह डर जाते हैं। वहीं डॉक्टर को यह पता चलता है कि अल्फा के अंदर जो प्रोटीन है उससे अल्फा की उम्र नहीं बढ़ती। यहाँ पर ली भी इन सभी रिपोर्ट्स को काफी गौर से देखता है और इसके बाद कहानी साल 1943 में जाती है जहाँ कुछ डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि अल्फा पर एक्सपेरिमेंट करके उसे सुपर ह्यूमन बना रहे थे। ये लोग अल्फा की आंखें निकालकर उन्हें भी बंद कर देते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, जिसकी खुशी में सभी डॉक्टर्स और वहाँ मौजूद सैनिक जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। इससे अल्फा को होश आ जाता है और वह
बुरी तरह से वहाँ मौजूद सभी लोगों और डॉक्टर्स को मारने लगता है। सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्फा काफी पावरफुल था, वह इन सभी को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। तभी एक डॉक्टर अल्फा को उसी लैब में बंद कर देता है, लेकिन अल्फा उसे भी शूट करके मार देता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां अल्फा अब लिफ्ट में मौजूद उस क्रिमिनल को मारने लगता है और यह देखकर वह लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी शयोक यहाँ पर आ जाता है, जो कि जल्दी से उस लेडी को लिफ्ट से बाहर निकालता है। फिर लिफ्ट की केबल टूट जाती है और लिफ्ट काफी तेजी से नीचे चली जाती है और एक धमाका होता है, लेकिन अल्फा को इससे कुछ भी नहीं होता। यह देखकर स्कव इस लेडी को लेकर वहां से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वंग भी अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर से शिप पर आने लगता है और उसके सोल्जर्स किसी तरह का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे उनके अंदर किसी तरह की पावर आ जाती है। वहीं अब शयोक उस लेडी को लेकर शिप के किचन में आ जाता है और उसे बचाने के लिए बॉडीज के पास फ्रीजर में बंद कर देता है और खुद अल्फा पर हमला करने लगता है। लेकिन अल्फा सोगो के हमलों से बच जाता है और सोगो को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। यहाँ से वह भी अल्फा के हाथ पर जोर जोर से काटने लगता है और अल्फा का एक हाथ उखाड़ देता है। फिर सोगो अल्फा से कहता है, चलो मैंने कम से कम तुम्हारा एक हाथ तो उखाड़ ही दिया, अब मैं अपने साथियों को मरने के बाद ऊपर जाकर मुंह दिखा पाऊंगा। यह सुनकर अल्फा को गुस्सा आ जाता है और फिर वह सकव को खत्म कर देता है। इसके बाद अल्फा फ्रीजर रूम में भी चेक करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ लेडी लाशों के बीच मीर का तापमान भी कम हो चुका था, जिससे अल्फा उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। तभी वंग शिप पर आ जाता है और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर डॉक्टर कहता है कि हमें बचाने के लिए लोग आ गए। इन सभी लोगों से पूछता है कि क्या तुमने मदद बुलाने की कोशिश की थी। डायन मना करती है और ली समझ जाता है कि ये लोग इन्हें बचाने यहाँ पर नहीं आए। फिर वंग शिप के अंदर आता है, जहाँ उसे वही क्रिमिनल लेडी मिलती है, जो इन्हें देखकर सोचती है कि यह लोग उसे बचाने आए हैं, लेकिन वंग उसे शूट करके खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर और डायन भी आ जाते हैं और फिर वंग डायन को भी शूट करके उसे खत्म कर देता है। वंग अल्फा का सच किसी के भी सामने नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वह सभी को मार रहा होता है। अब दयोन को मरता हुआ देखकर ली को काफी गुस्सा आता है और ली इन सभी को मारने लगता है और वंग को पकड़ लेता है। तभी वंग ली की शर्त फाड़ता है और ली के चेस्ट पर भी वैसा ही निशान होता है जैसा कि अल्फा और बाकी सुपर ह्यूमंस के ऊपर था। यह देखकर वंग यह पहचान जाता है कि ली जाली भी एक सुपर ह्यूमन है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। साथ ही अब हमें यहाँ पता चलता है कि ली ने ही जानबूझकर अल्फा का नाम लिस्ट में लिखवाया था, जिस वजह से अल्फा को इस शिप से लाया जा रहा था। यह सब ली ने बस इसीलिए किया था ताकि वह वंग और सभी लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें खत्म कर सके। अब इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां ली की लड़ाई कुछ गुंडों से हो जाती है और तभी एक गुंडा ली को चाकू मार देता है, मगर तभी यहाँ वंग भी आ जाता है, जो कि ली और बाकी सभी लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ने लगता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद लगभग सभी लोग मर जाते हैं और ली भी ऑलमोस्ट मर ही जाता है। इसके बाद सभी मरे हुए लोगों की बॉडी को ट्रक में डालकर दूसरी जगह लाया जाता है और उन्हें ठिकाने लगाया जाने लगता है, मगर अचानक से ली को होश आता है और अब वह सुपर ह्यूमन बन चुका था। फिर यहाँ पर सभी लोगों को मार देता है, लेकिन इसके बाद ली शादी करके एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर देता है। लेकिन फिर एक दिन वंग ली की वाइफ को मार देता है और साथ ही वह ली के बेटे को भी मार देता है। प्रेजेंट टाइम में वंग ली को बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को भी मार दिया था और यह सुनकर ली को अब काफी गुस्सा आता है, मगर तभी यहाँ अल्फा भी आ जाता है और यह देखकर वंग के सोल्जर अल्फा पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन अल्फा एक डोर को अपनी शील्ड बनाकर इनसे बच जाता है और ली बीन सोल्जर को मारने लगता है। फिर अल्फा बिना एक हाथ के ही सभी पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अब वंग अल्फा से लड़ने लगता है और उसे काफी बुरी तरह पीटता है, क्योंकि वंग भी एक सुपर ह्यूमन था और वह अल्फा से भी काफी ज्यादा पावरफुल। वहीं अब डॉक्टर हेलीकॉप्टर के पास आता है और पायलट पर गन पॉइंट करके उसे हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए कहता है, मगर अब पायलट डॉक्टर को ही शूट कर देता है और डॉक्टर भी पायलट को शूट कर देता है और ये दोनों यहाँ पर मर जाते हैं। इस तरह वंग भी अल्फा के पैर की नस काट कर अल्फा का खून निकालता है और फिर अल्फा की गर्दन काट कर वंग उसे खत्म कर देता है। अब बस इस पूरी शिप पर ली और वंग ही जिंदा बचते हैं। यहाँ पर वंग ली से कहता है, अल्फा तो मारा गया, इसलिए अब मैं तुम्हें ही चीफ के पास ले जाऊंगा। फिर ली और वंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इन दोनों की फाइट काफी टक्कर की होती है, लेकिन यहाँ पर लड़ते समय वंग ली को उसके बेटे के बारे में याद दिलाने लगता है और इससे ली का गुस्सा और बढ़ता है। वह वंग को बुरी तरह से पीटने लगता है और उसे पानी में फेंक कर उसे खत्म करने के लिए खुद भी पानी में कूद जाता है। फिर इसके बाद हम एक आइलैंड पर बनी हुई सीक्रेट लैब को देखते हैं, जो कि चीफ चिलसंग की ही होती है। इस जगह पर काफी सारे लोग कैद थे, जिन्हें सुपर ह्यूमन बनाया जा रहा था और उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन्हीं में से एक पिलसंग का हाथ पकड़ लेता है, मगर यहाँ पर पिलसन भी एक सुपर ह्यूमन था, इसीलिए
वह उसका हाथ तोड़ देता है, लेकिन अब उसके साथी उसे बताते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन रही तो हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर पिल्सन कहता है, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के खतरे का सामना कर सकते हैं। इतना बोलकर पिल्सन एक लड़के के पास आ जाता है और फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि उस समय वंग ने असल में ली के बेटे को नहीं मारा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ली के बेटे के अंदर भी बिल्कुल ली की तरह पावर है और वह भी एक सुपर ह्यूमन है। यहाँ पर यह लड़का कोई और नहीं बल्कि ली का ही बेटा होता है, जिसे पिल्सन ने अपने पास कैद करके रखा था। इस तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा बचा हुआ होता है और अब ली एक आइलैंड पर आ जाता है। उसका बस एक ही मकसद होता है, पिल्सन के इस प्रोजेक्ट वल्फ हंटिंग को बिल्कुल बंद करना, ताकि कोई और सुपर ह्यूमन न बने। और इसी एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।